हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एसओएल, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने सेकेंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी के पास में ईवीएस का विषय है। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले हम ईवीएस की कुछ क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने अपने क्लास नोट्स को डिस्कस करने का फैसला किया था और उसमें एक वीडियो आप सभी के लिए आ चुकी है जिसमें परितंत्र क्या है, उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक की क्या क्या श्रेणियां होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस नई वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो वही ये जो स्लाइड आप देख सकते हो, आप खाद्य जाल श्रृंखला क्या होती है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में नीचे आज हम स्टार्ट करेंगे पारिस्थितिक अनुक्रमणीय क्या होता है। पारिस्थितिक अनुक्रमणीय क्या होता है, आज हम इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमणीय क्या होता है। तो सबसे पहले जैविक समुदाय। जैविक समुदाय यानी वो जीव जंतु जो क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जो जीवों को, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, चाहे वो अपने लिंग के थ्रू हो, चाहे वो उन सभी के अंडों के थ्रू हो, जिस भी तरीके से वो क्या करते हैं, जैविक समुदाय का निर्माण करते हैं। तो समय के साथ में धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहता है। स्थिति जब किसी विशेष परितंत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संपदा के स्थान पर दूसरे समुदाय ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, जैविक अनुक्रमण कहलाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि कोई एक स्थान था, निश्चित स्थान, यहाँ पर कोई खास एक जैविक समुदाय रहता था जो किसी कार्य को करता था, परंतु जलवायु में परिवर्तन हुआ और जलवायु में परिवर्तन के कारण यहाँ पर अब वो जो जीव है एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे, वो जीव रह ही नहीं पा रहे। तो इसकी वजह से वहां पर नई नई प्रकार के जीवों का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पृथ्वी पर एक समय आया था तो उस समय डायनासोर्स भी होते थे, लेकिन जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुए अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते, वो रह ही नहीं पाते। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है, तो उन स्थानों पर उनकी जगह पर नई नई जो प्रजातियां, नई नई चीजें हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है परितंत्र, परितंत्र में परिवर्तन या परितंत्रीय अनुक्रमण कहलाता है। अनुक्रम, जो क्रम था वो द्वारा बना रहता है। पुरानी प्रजातियों की जगह पर एक स्थान पर पर्टिकुलर नई प्रजातियों का उद्भव होना और उसके स्थान पर वो कार्य करने लगती है, यही क्या कहलाता है? प्रजातीय अनुक्रमण कहलाना लगता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि ये इसमें पौधे भी हो सकते हैं, इसमें जैविक समुदाय भी हो सकते हैं और ये मौसमों में परिवर्तन के बदलाव के कारण क्या होता है, जैविक जो जीव जंतु होते हैं वो जैविक दोनों अपघटित होते रहते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। हो सकता है कि कई बार ये लुप्त भी हो जाते हैं और उनकी जगह पर वही कार्य जो पहले वो कर रहे थे वो कोई और करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परितंत्रीय अनुक्रमण कहलाता है। प्रारंभिक अनुक्रमण क्या है? प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में कैसा होता है? तो ये अनुक्रमण एक ऐसे खाली क्षेत्र में होता है जहां पर पहले किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, यानी कोई एक ऐसी भूमि की, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं निवास करता था। और जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें द्वीप, तो द्वीप पे क्या है कि ह्यूमन तो रह नहीं पाता और ना ही जल्दी जीवों की यहाँ पर प्रजातियां हो पाती है, लेकिन धीरे धीरे से द्वीप समूह है ना, या फिर रेत के टीले हो गए या नवनिर्मित डेल्टा, ये एक ऐसे स्थान जो कि नवनिर्मित होते हैं और यहाँ पर क्या है, अनुक्रमण अधिक समय लगता है क्योंकि चीजें यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट से हो रही होती है और स्टार्ट से होने की वजह से यहाँ पर समय लगता है क्योंकि यहाँ पहले मृदा का निर्माण प्रक्रिया नहीं था, वो चल ही रहा था। तो इस वजह से जब तक मृदा निर्माण नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो और जो हरे शैवाल होते हैं वो धीरे धीरे बनने शुरू नहीं होंगे। तो इस वजह से हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक अनुक्रमण किन स्थानों पर होता है। तो प्रारंभिक अनुक्रमण उन स्थानों पे होता है जो नए अस्तित्व में आए होते हैं, जैसे द्वीप समूह, रेत, नवनिर्मित टीले, और इस पर
ऐसे जीव जंतु काफी लंबे समय लेते हैं यहाँ पर अपने जैविक चीजों को निर्मित करने में। इस स्थान में सर्वप्रथम अपना आवास बनाने वाले पशु या आवास बनाने वाले समुदाय आते हैं और इसके बाद में धीरे धीरे ये क्रम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है, फिर दूसरे समुदाय भी इस पे आने स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में द्वितीय अनुक्रमण क्या होता है? तो द्वितीय अनुक्रमण एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं के कारण वहां पर मूल वनस्पति आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने के बाद में वनस्पति समुदाय का विकास हुआ है। जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं, अब यहाँ पर रहने की वजह से हमें अपने आवास चाहिए। आवास की वजह से हम क्या करते हैं? पेड़ और जो पौधे हैं, पेड़ पौधों में कटौती करते हैं और पेड़ पौधों में कटौती के कारण जो यहाँ पर जो समुदाय है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कटने लगता है। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं? यहाँ पर जो प्रकृति है उसका अनुक्रमण होना स्टार्ट हो जाता है। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। और मनुष्य के कारण और जीव जंतु जो है वहां के खत्म होने लगते हैं और इसके बाद में वहां पर फिर से एक नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाती है? द्वितीय अनुक्रमण में आती है। अगला है, ये पेपर में अलग से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन में यानी 2.5 से 5 मार्क्स में आपके आने की उम्मीद है। आप सभी के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। नाउ यहाँ पर जैव भू रसायन चक्र क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो पोषक तत्व या अन्य लघु व दीर्घ जैविक पदार्थ, देखो पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं? जिसके अंदर हमें ऊर्जा, जिसको खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। तो वही पोषक तत्व यहाँ पर लघु हो सकते हैं, लघु का मतलब छोटे, या फिर दीर्घ तत्व वाले जैविक या अजैविक से क्या करते हैं? हमें प्राप्त होते हैं। और प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई पोषक तत्व का प्रवाह चलता रहता है, यानी भू रसायन के अंदर पोषक तत्व प्रवाह होता रहता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि पोषक तत्व कोई भी हो उसका चक्र चलता रहता है कि अगर पेड़ पौधों को बकरी खाती है तो बकरी में क्या है? 10% ऊर्जा गई। तो अब कोई बकरी को खाएगा तो उस प्रारंभिक चीज की जो ऊर्जा है उसका 10% उसके अंदर जाएगा। तो ये 10% आगे चलता ही रहता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस भी किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को देखिए, वहां पर आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस परिवर्तन का जो है प्रक्रिया व्यापक रूप से चलता रहता है और ये भू रसायन चक्र यही कहलाता है। भू रसायन चक्र यानी पोषक तत्व जो है अपना पोषण जो है वो प्रवाह करता रहता है। एक जीव अगर उसको खाता है तो उसमें जाता है, दूसरा जीव उसको खाता है तो उसका पोषण तत्व उसमें जाता है, दूसरा खाता है तो उसका उसमें जाता है। तो ये ऊर्जा है, जो ऊर्जा जो कैलोरी के रूप में आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जैव भू रसायन चक्र भी इसे ही कहा जाता है। जैव भू रसायन चक्र भी इसी को ही कहा जाता है। ये सदैव क्या होता है? पुनर्चक्रित होती रहती है। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई घास है, घास को अगर टिड्डा खाता है तो टिड्डे में 10% ऊर्जा, टिड्डे को मेंढक खाता तो मेंढक के अंदर टिड्डे की 10% ऊर्जा, ठीक है, जो उसने खाया था। तो वही 10% ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा और अंत में 10% आके दोबारा से फिर ये मिट्टी में अपघटित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो पूरी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगला गैसीय चक्र क्या होता है? तो ध्यान रखना, इस चक्र में गैसों का भंडारण वायु और समुद्र में होता है। गैसों का जो भंडारण है वो कहाँ पर होता है? वायु और समुद्र में होता है। इसके अंतर्गत जल चक्रीय, कार्बन चक्रीय, ऑक्सीजन चक्रीय, नाइट्रोजन चक्र, ये सारी गैसें शामिल है। 4 तरीके की चक्र शामिल है। तो ये गैसों का भंडारण वायुमंडल पर या वायु में या फिर समुद्र के अंदर होना ही क्या कहलाता है? गैस चक्र कहलाता है। और गैसों में कार्बन चक्र, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र मेनली याद रखने आपको। अवसादीय चक्र, इन चक्रों के तत्व में पोषण का भंडारण पृथ्वी की सतह पर होता है। यानी अवसादीय चक्र यानी जो भी तत्व है उसका पोषण जो है, हमारे पास जो भी पोषण के रूप में भोजन है, फूड है, उसका चक्रण क्या है? पृथ्वी की सतह पर होता रहता है। और ये इसके अंदर हमें आयरन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, ये भंडारण हमें लगातार मिलता रहता है। ये चक्र पूरा का पूरा चलता रहता है। पारिस्थितिकीय उत्पाद की अवधारणा, इसके बारे में बात करेंगे। उत्पाद की अवधारणा लास्ट हमने वीडियो में बात भी करी थी कि किसी क्षेत्र में प्रारंभिक उत्पाद अर्थात स्वपोषित द्वारा प्राप्ति के समय इकाई में सफल पंचीव ऊर्जा में वृद्धि की दर को पारिस्थितिक उत्पादक कहते हैं। यानी कोई भी जीव जंतु जब स्टार्टिंग में कोई फूड गेन करता है, कुछ भी चीज गेन करता है अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, तो वो जो ऊर्जा उसको मिलती है वही क्या कहलाती है? पारिस्थितिक ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद में ऊर्जा प्राप्तकर्ता को प्रभावित करने में और साथ ही साथ उसे निर्धारण करने वाले 2 कारण हैं।
कितने कारण है? 2 कारण है, ये निर्धारण लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा की मात्रा एवं संपोषित द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करना। जैसे सौर ऊर्जा जो इन प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम है, जो पेड़ पौधे गेन करते हैं, और पेड़ पौधे जब गेन करते हैं फल फूल या तना, जिस भी माध्यम से हम उसको खाते हैं, आपको पता है पेड़ पौधों की हम अलग अलग चीजें खाते हैं, हम जड़ भी खाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बात करें तो अलग अलग चीजों, जैसे आलू है, ठीक है, आलू का क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है, ध्यान रखना है। तो कई चीजें ऐसी है जिनकी जड़ भी खाई जाती है, कई चीजें ऐसी है जिनका तना खाया जाता है, कई चीजें ऐसी है जिनके पत्ते खाए जाते हैं, कई चीज ऐसी है जिसके फूल खाए जाते हैं, और कई चीज ऐसी है जिसके फल खाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है पारिस्थितिकी पिरामिड की। किसकी बात हो रही है? पारिस्थितिक पिरामिड की। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? यानी ऐसे करके पिरामिड, पिरामिड कैसे बनता है? ऐसे बनता है। तो ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, ऊर्जा वैसे कम होती जाएगी, नीचे ऊर्जा ज्यादा होती है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में पारिस्थितिकी जो पिरामिड है, इसमें खाद्य जाल श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर, यानी इसमें अलग अलग स्तरों पर हमें क्या दिखता है? ऊर्जा प्रवाह होती है। यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा प्रवाह होती है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऊर्जा क्या होती है? धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आरे के जरिए आपको दर्शाया जाता है, आपकी बुक में ये दर्शाया भी गया है। तो यह पिरामिड प्रजातियों की संख्या में द्वारा जो है बायोमारा, वह ऊर्जा की जो संचय है, ऊर्जा किस तरीके से उन्होंने ग्रहण करी है, इस चीज को दर्शाता है। सर्वप्रथम क्या है कि सबसे एल्टनॉन ने 1927 में इस प्रक्रिया या इस पिरामिड को सबसे पहले निचले स्तर पर स्वपोषी उत्पादन होते हैं। स्वपोषी एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना पोषण खुद प्राप्त करते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई खाद, कोई वो आवश्यकता नहीं है डालने की। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम से क्लोरोफिल के कारण अपने क्या करते हैं? फूड को अपना खुद ही निर्माण करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन अपना फूड खुद नहीं बनाता। यह स्वपोषी नहीं है, ये परपोषी है। ये पेड़ों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, इन सभी के ऊपर निर्भर रहता है। आप सभी को ध्यान रखना है। संख्या पिरामिड क्या है? तो संख्या पिरामिड का मतलब जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड बनाने को हम संख्या पिरामिड कहते हैं। ध्यान रखना है कि जीवों को संख्या के आधार पर पिरामिड बनाने को हम संख्या पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है कि इस पिरामिड के अंदर जो है पोषण के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, और इस तरीके से ये उल्टा पिरामिड के अंदर चलता है, उल्टा पिरामिड में चलता है। और एक चलता है जो सीधा पिरामिड होता है, तो एक सीधा पिरामिड भी होता है और एक इसमें उल्टा पिरामिड भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पिरामिड तालाब घासीय परितंत्र में है, यहाँ पर तो सीधा होता है, यानी ऊर्जा ऊपर से कम कम होती हुई ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएगी ऊर्जा कम होगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ ये तो हो गए जो हमने देखा पिरामिड कहाँ पर होते हैं? नदियों वगैरह के अंदर, वहां पाया जाता है, तो वहां पर उल्टा चलता है। लेकिन बाकी अगर हम देखें बाकी जगह तो ये सीधा चलता है। इसके अलावा जीव भार या बायो, जिसके बारे में बात भी कर रहे थे हम, क्या है? तो खाद्य जाल श्रृंखलाओं में सभी जीव पोषण के स्तरों को कुल जीवों के सकल भार से बायोम पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। यानी अगर एक जीव को आपने खाया तो उस जीव से आपको किस हिसाब की ऊर्जा मिली, ये इस बायोम के थ्रू आपको दर्शाया जाता है, आप लोगों के लिए दर्शाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। ऊर्जा पिरामिड क्या है? तो ऊर्जा पिरामिड भी सेम चीज ही होती है, तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से इसमें आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण है। यानी एक जीव जब दूसरे जीव को खाता है तो उसकी ऊर्जा उसमें चली जाती है, दूसरा जीव उसको खाएगा तो उसकी ऊर्जा उसमें चली जाएगी। तो ऊर्जा का संस्थानन ये कहलाता है। सर्वप्रथम ऊर्जा उत्पादक के पास होती है, यानी जो भी उत्पादक यानी पेड़ पौधे उसके पास ऊर्जा होती है। उत्पादक के जो सबसे पहले उसमें 10% ऊर्जा होती है। मैंने बताया बार बार, ये 10% वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किया है। आप लोग सोच रहे हैं कि किसी और वीडियोस पे या फिर कहीं और हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो जितने आसान तरीके से आपको समझाया गया है ये आपको कहीं और समझ में नहीं आने वाला। अगला है भू संतुलन या भू समस्थिति। तो प्राणियों को अपने वातावरण से, प्रकृति से क्या है वो अनुकूल बनाने की क्षमता कोई क्या कहलाते हैं? उनके अनुकूल बनाने की क्षमता ही क्या कहलाती है? परितंत्रीय अनुकूलन कहलाती है। अब हम परितंत्र के जो ये प्रकार है, इस प्रकार के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर ही तक रहेगी। इसके अलावा क्योंकि हमने आप लोगों के लिए इतने ही बड़े बड़े लेक्चर बनाए हैं ताकि आप लोगों के लिए, आप सभी को बताया कि आप में इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब है आप सभी को 3 पेज इस लगभग लिखने होंगे। 5 नंबर का आपके पास में आ रहा है तो आपको 1:2 यानी 1.5 पेज आपको लिखने होंगे। 1.5 पेजेस आपके पास में पक्का लिखा होना चाहिए, 1.5 पेजेस होने चाहिए। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो 2.5 नंबर के होंगे। 2.5 नंबर में आप लोगों को 1 पेज तो पक्का लिखना है, 1 पेज नहीं तो कम से कम जो आपके पास में अगर
25 लाइनों की शीट मिलती है आप लोगों को या 30 लाइनों की शीट मिलती है, तो उसमें से आप 17 लाइनें तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो होपफुली आप सभी के लिए ये क्लियर होगा और आशा करता हूँ आप लोग अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखेंगे। बाकी और भी अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। अपना कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है, आप हमें सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स जो है उन पे भी शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय